किसी ने पिता की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी। दिल उचाट हो गया उसे देख के। सबसे बड़ी बात तो मुझे जो रिश्ते हैं ना झूठे लगते हैं। पहले भी लगते और कोविड में तो स्पष्ट हो गया, जब अपनों ने अपनों को हाथ ही नहीं लगाया। कई जगह बच्चों ने बाप की लाश को नहीं लगाया, माँ की लाश को नहीं लगाया। कोई कहता था बीमार हूँ, कोई कहता डर लग रहा है, लेकिन जाते जाते किसी ने पिता की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी। दिल उचाट हो गया उसे देख के। उपकार फिल्म में एक गाना था ना कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हर वीक अपने साथ एक नए गेस्ट के साथ एक नई स्टोरी को लेकर के आते हैं और आज हम इस पॉडकास्ट में वी आर विद वन ऑफ आवर मोस्ट एमिनेंट सोशल चेंज मेकर एंड हु इज जितेंद्र सिंह शंटी जी। आप सभी लोग ये ज़रूर जानते हैं कि इस दुनिया का एक सबसे बड़ा सच है, जो सच हम सभी लोगों को पता है, और वो है मृत्यु का सच। जितने दिन हम इस दुनिया में रहते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा घर और परिवार हमेशा ही हमारे साथ रहेगा, लेकिन कुछ ज़िंदगी ऐसी भी होती है जिनके मरने के बाद ना उनके सगे संबंधी, ना उनके सगे रिश्तेदार उनके साथ होते हैं। इन्हीं कुछ लोगों का साथ देते हैं यहाँ के जो सबसे बड़े सोशल चेंज मेकर है। वी हैव विद अस जितेंद्र सिंह शंटी जी। He is one of the greatest social reformers of India and he has been working with his NGO Shahid Bhagat Singh Seva Dal, which has been working with the unclaimed bodies of the people, and they have been doing the cremation of the people all across Delhi. Welcome to the Uncut Podcast, Jitendra ji. And अभी जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि आपने एक अपना पॉलिटिकल जर्नी भी स्टार्ट किया है, मैं उसके पहले जानना चाहूँगी सर, एज अ सोशल चेंज मेकर आपकी स्टोरी कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है? व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द शहीद भगत सिंह सेवा दल? कई बार ना जिंदगी में एक छोटा सा हादसा इंसान के जीवन को बदल देता है। 30 साल पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मैं शमशान घाट में गया किसी के संस्कार में, तो हम कुछ दोस्त खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, दिखते हैं कि एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियों को उठा के टोकरी में रख रहा है। हमने सोचा शायद चोरी कर रहा है। जब उनसे पूछा तो कहने लगे कि वो चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी गांव से शायद बच्चे का इलाज कराने आया था। कहने लगे मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं संस्कार कर सकूं। वो 5-6 घंटे से बैठा हूँ, शाम होने वाली है, कुछ चारा ना देख के मैंने देखा कि कई चिताओं के पास लकड़ियां टुकड़े पड़े हैं बेकार, तो मैंने कहा उसी को उठा के संस्कार कर लूं बच्चे का। मेरी जिंदगी का बदलाव था। उसका संस्कार कराया हमने। उसके बाद हम रात को दोस्त इकट्ठे बैठे, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा करना चाहिए हमको। दोस्तों ने कहा देखो जी, ये तो प्रशासन करेगा, सरकार करेगी। मैंने कहा यार बिजली नहीं आती, हम इन्वर्टर लगाते हैं ना, पानी नहीं साफ आता, आरओ लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है। राष्ट्रीय राजधानी में लोग करोड़ों रुपए शादी में लगाते हैं, ब्याह पे लगाते हैं, कारों में घूमते हैं, लेकिन वहीं एक बच्चे की लाश लेके बैठा है बंदा। बस तो दिमाग में आ गया, हमने कहा शुरू कर दो। हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल बनाया और एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 2 किए, 3 किए, 17 कर लिया हमने। अच्छा। बस ईश्वर ने कृपा करी, बढ़ता चला गया काम, काफिला बढ़ता चला गया। कोरोना आने तक हमारे पास 9 एम्बुलेंस थी, डेड बॉडी वाली गाड़ियां और एम्बुलेंस मिला के। क्योंकि जब संस्कार शुरू किया तो हमें लगा यार किसी की डेथ हॉस्पिटल में होगी, घर कैसे लाएंगे। तो फिर 1 एम्बुलेंस बनाई, 2 बनाई, ऐसे फिर पेशेंट के लिए बनाई, मॉर्चरी बॉक्स बनाए। मतलब काम बढ़ता चला गया। 5-6 सेवाएं शुरू होगी, ब्लड डोनेशन का हो गया। ये करते करते बस अभी तक 70,000 डेड बॉडी क्रिमेट कर चुके हैं हम। और आपने ज़िंदगी और मौत
को आपने बहुत करीब से देखा होगा और जब तक हम ज़िंदगी में रहते हैं, हम हमेशा सिर्फ़ अपने जो हमारे ब्लड रिलेशन में लोग हैं, हम उन्हीं लोगों को अपना मानते हैं। लेकिन आपने उन लोगों को अपनाया जिनका शायद कोई नहीं था और आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। कुछ ऐसी कहानियाँ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इतने सालों का जो आपका जर्नी है? देखिए, निश्चित बात है कि मैं बहुत करीब 30 साल मेरा सफ़र शमशान से है। सबसे बड़ी बात तो मुझे जो रिश्ते हैं ना झूठे लगते हैं। पहले भी लगते और कोविड में तो स्पष्ट हो गया। जब अपनों ने अपनों को हाथ ही नहीं लगाया, कई जगह बच्चों ने बाप की लाश को नहीं लगाया, माँ की लाश को नहीं लगाया। कोई कहता था बीमार हूँ, कोई कहता है डर लग रहा है, लेकिन जाते-जाते किसी ने पिता की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी। दिल उचाट हो गया उसे देख के। उपकार फिल्म का एक गाना था ना कि सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान का धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। स्पष्ट है, ये मैं देखने को मिला, इस कोविड में देखने को मिला। सर ऐसी कुछ कहानियाँ जो हमेशा आपको याद रहेंगी ज़िंदगी में? बहुत बहुत इतनी ज़्यादा है कि मतलब रात को कई बार नींद नहीं आती है। जैसे कुछ शॉट्स ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में घूमते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पिता की बॉडी तीसरे मंजिल की छत पे पड़ी है। ये नहीं कि उसमें बॉडी पड़ी है, कह रहा मुझे लगता है कि मेरे पापा मर गए हैं तीसरी मंजिल पे, मैं अकेला हूँ, कुछ करिए। और हम उनके घर गए टीम लेके। तो बहुत पतला सा 25 गज का मकान होगा, 3rd फ्लोर तक गए, गर्मी थी। देखा तो उनके पापा की बॉडी बेड से नीचे पड़ी थी, अकड़ी हुई थी। तो मैंने उनको नीचे मोबाइल किया, मैंने कहा ऑक्सीजन कब लगाई थी पापा को? कह रहे अभी 3 दिन पहले तो लगाई है। मैंने कहा जो तुमने सिलेंडर लगाया तो 3 घंटे ना चले, इसको बोलो 3 दिन से ऊपर ही नहीं आए। कह रहा नहीं जी, मुझे डर लग रहा था मैं ना मर जाऊँ, कोरोना ना हो जाए। अरे यार, ये तो बड़ी बड़ी लानत वाली बात है कि आप अपने पिता को ऐसे छोड़ के चले गए और 3 दिन तो बॉडी का सत्यानाश हो जाता है, स्मेल आ जाती है। मतलब रिश्ते लोगों ने ऐसे दरकिनार कर दिए। एक बहन जी का मुझे फ़ोन आया कि मेरे पति की डेथ हो गई है, बच्चे बाहर रहते हैं। मैं गया, सुबह सुबह बॉडी को सैनिटाइज किया, पैक किया, लेके जाने लगे। मैं क्या आंटी जी दर्शन कर लो आके। मुश्किल से 10 गज पे खड़े थे, 10 फुट पे। कह रहे नहीं ले जाओ आप, दूर से दर्शन कर लिया। मैं पास आने को तैयार नहीं, पता यार। मतलब मैं इस 30 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। और इसी का असर है कि आज पीछे मुझे फ़ोन आया गुड़गांव से कि शंटी जी मैं अपनी विल कर रहा हूँ, उस विल में लिख के जा रहा हूँ कि मेरा दाह संस्कार बच्चे नहीं करेंगे, जितेंद्र सिंह शंटी करेगा, शहीद भगत सिंह सेवा दल करेगा। मैंने कहा जी ऐसी क्या बात होगी? कहने लगे नहीं बस मेरा दिल उचाट हो गया है इस बातों से। तो मैंने कहा जी बताओ तो सही कि बात क्या हुई है। तो उन्होंने बताया तो मैं हैरान रह गया। कहने लगे मेरे बेटा मेरे से बदतमीजी करता था, किसी बात पे उसने सारे मोहल्ले के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। कह रहा हम परसों आ रहे थे कहीं से, उसके लिए लड़की देखने गए थे, नहीं पसंद आई लड़की, या लड़की ने इसको पसंद नहीं किया। रास्ते में मैंने उसको कहा भी गाड़ी धीरे चला, तो मुझे चलती कार में से उसने गाड़ी रोकी और कह रहा नीचे उतर जाओ। कह रहा वो बच्चा था, मुझे गम नहीं है, मैं उतर गया, बट मेरी मिसेज नहीं उतरी मेरे साथ, वो भी साथ चली गई उसके। तो मुझे लगा जब मिसेज भी मेरी नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, तो मुझे फिर किसके लिए करना है? फिर मैं किस पे विश्वास करूं कि मुझे जलाएंगे भी कि नहीं जलाएंगे? और मैं इनके लिए इनके नाम भी क्यों करूं अपनी प्रॉपर्टी? फिर मैं रोज लोगों को कहता हूँ कि जीते जी अपने बच्चों के नाम कुछ मत करो, जिस चीज़ की जरूरत है उतनी नीड पूरी करो बस। जिन माँ बाप ने जीते जी बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर दी सारे, वो तो आपको अनाथालय में मिलेंगे या वृद्धाश्रम में मिलेंगे, भूखे पैसे रहते हैं वो।
और जैसे आपने अभी एक मतलब आपने एक पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट किया है। क्या आपको लगता है जो आपका इतना सालों का एक सोशल आपका एक इमेज है एज़ अ चेंज मेकर, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल जर्नी में आपने कदम रखा है, तो क्या आपका सोशल वर्क में भी हैम्पर होगा उसके ऊपर? तो इसके ऊपर बहुत विचार किया मैंने। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि संटी जी आप सारे काम अपने दम पे करते हैं। कुदरत की मेहर है कि मैं जिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करता हूँ वो कर ही देते हैं मेरा काम, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। लेकिन जब कोई प्रशासनिक पावर आ जाती है ना, फिर इंसान 10 काम और कर सकता है। गरीबों के काम, ज़रूरतमंद लोगों के काम। इसके ऊपर बहुत विचार किया मैंने कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन फिर मैंने रैंडम वोटिंग कराई 1000 लोगों की। 788 लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आवाम की आवाज़, मैं लड़ूंगा। हुँ। आपने एक बार मैंने आपके काफ़ी वीडियोज़ देखा, उसमें आपने ये बोला कि सेवा ही मेरा मेन कर्म है, ना मैं कोई नारा देता हूँ। मेरा नारा है ये, ना कोई वादा, ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। कर्म से इस सेवा की तो मेहरबानी है कि जो मुझे बिना मांगे पद्मश्री भी मिल गया। और अब टिकट दी उन्होंने, तीनों पार्टियां देना चाहती थी मुझे टिकट। इसे कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत करिए, अपने आप को ऐसा ढाल लीजिए कि दुनिया आपसे रास्ता पूछ के चले। कोशिश करो, करता हूँ मैं कोशिश। अपने जीवन को मैंने वैसे बना दिया है, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई फ़ोन आएगा मैं उठाऊंगा। बिना बच्चों को बताए मैं चला जाता हूँ एम्बुलेंस लेके। जब आपने पहली बार इसकी शुरुआत करी थी, आपकी फैमिली का क्या टेक था इसके ऊपर? मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया था। 3 बातें कही थी उन्होंने कि बेटा अब तूने शुरू किया ना, बंद मत करियो, और किसी को कभी ना मत करियो। रात को 2 बजे 3 बजे कोई फ़ोन आए तो समझ लेना कि वो तुम्हारे पे निर्भर है, तुम्हारे पे उम्मीद है उसको। और तीसरी बात बहुत बड़ी कही थी कि अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, ऊपर वाला तेरे से करा रहा है, उसने तेरे को चुना है इस काम के लिए। फिर बाद में मेरी शादी हो गई, मेरी मिसेज ने भी सपोर्ट किया, बच्चों ने भी किया। इससे ज़्यादा क्या होगा कि आज तक बच्चों को अपने जीवन में कभी हिल स्टेशन में नहीं गया मैं। आपने ये भगत सिंह सेवा दल का कौन से साल में आपने इसकी फाउंडेशन की थी? 95 में बनाया था हमने। 95। मतलब 30 साल हो गया हमारे को। और कईयों ने कहा उस समय क्या नाम रखें। मैंने कहा बुजुर्ग के नाम से रखोगे बुजुर्ग जोड़ेंगे, महिला के नाम से रखोगे महिला जोड़ेंगी, क्रांतिकारी के नाम से रखो। भगत सिंह जिसने कहा था कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। तो ऐसे लोग जुड़ेंगे और ऐसे ही जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आपने जब इसकी शुरुआत करी थी, किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़े? क्या आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, और लोग कैसे आपको रीच आउट करते हैं? बहुत लोग जुड़े, लेकिन बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया हमारे को, बहुत क्रिटिसाइज किया। मेरा सका भाई कहता था कि ये तो कफन बेचने का काम करने लग गए हैं, जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं खून बेचते हैं, इस प्रकार की बातें करता था। लेकिन आप काम करते चले जाइए, जब सेवा करनी है आंखें खुली रखो, कान बंद रखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे हाथी जाता है ना तो हाथी चलता रहता है, भूखने वाले भूखते रहते हैं, हाथी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, वो भूखने वाले वहीं रह जाते हैं। परवाह नहीं करनी, काम करते चले जाओ। मैं करता जाता हूँ काम। आपको एज अ डोनर सिंह भी जाना जाता है। आपने वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड डोनेशंस आपने किया है। मैं पहला सिख हूँ वर्ल्ड में जिसने 106 बार ब्लड दिया अभी तक, इसलिए। क्या आप और भी लोगों को इंस्पायर करते हैं और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैं स्कूलों में कॉलेजेस में जाके और ब्लड कैंप लगाता हूँ, सबको कहता हूँ कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ 2 जगह से मिलता है। किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाया, किसी मुल्क ने नहीं बनाया। खून 2 ही जगह है, या इंसान या भगवान।
बीच में कोई जरिया नहीं है, इसलिए मेरा एक स्लोगन है, रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। बीच में कोई जरिया नहीं है। एक और क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप 2013 में आप एज ए एमएलए बीजेपी से आप थे। आपने जो आपने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है, उसके पीछे का क्या इनिशिएटिव था? क्या सोच कर के आपने आम आदमी पार्टी को ही चुना अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल करियर के लिए? पहली बात तो है कि मैं बीजेपी से सीधा नहीं था, मैं अकाली बीजेपी अलायंस में था। 2020 में वो अलायंस टूट गया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। तो अभी जब बात चली चुनाव लड़ने की, सबने कहा लड़ना है, तो मुझे लगा यार दिल्ली का जो, जिस पार्टी का दिल्ली के लिए विजन हो, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं बड़े बड़े बजट लाते हैं ना, ये पहले अपना देखते हैं, 100 करोड़ आएगा तो मुझे कितना बचेगा। लेकिन केजरीवाल की खासियत मैंने देखी है कि उसने वो जो पैसा बचना था ना, लोगों के मुंह में गया, गरीबों के। चाहे बिजली 200 यूनिट है, चाहे पानी है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे फ्री बसें हैं महिलाओं के लिए। अभी भी जो स्कीमें आई हैं, 2100 रुपये बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल फ्री, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इतना पैसा कहीं से अरेंज करना, उनको देना। वो केजरीवाल जो काम कर रहे हैं पैदा होने से लेके बुजुर्ग होने तक, जो हम काम कर रहे हैं बुजुर्ग होने के बाद बीमार होके जाने तक, तो दोनों सेवाओं को अलायंस कर दिया हमने। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, यहाँ के आपको क्या लगता है कि कौन से मेजर इश्यूज़ है जिसके ऊपर काम करना चाहिए? शादरा में बहुत ऐतिहासिक जगह है, शाहजहां ने बनाया था ये। अच्छा। उसके बाद बहादुर शाह जफर भी आया यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली में 2 ही गांव थे, एक शादरा, एक पटपरगंज, तो 400 साल से ज्यादा पुराना होगा। तो जो पर्टिकुलर पुराना शादरा है वो तो समझ लीजिए कि ऐतिहासिक जगह है, उसको बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो ये मेजर प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग 2-3 यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास कार है, 3-3 कारें भी हैं घर में। तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। दूसरी बात, पानी जो पीने का एक हमारी हमारी हमारा फंडामेंटल राइट बनता है कि हमें पानी मिले, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई सालों से पानी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ पे। पहले गंगा वाटर आता था, फिर शायद उन्होंने चेंज करा है। तो मेरा ये भी एक इशू रहेगा। और जो एक काफ़ी सारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, कुछ माइग्रेटेड पॉपुलेशंस भी है, क्या आपको लगता है उसके भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हमारे यहाँ 37 कास्ट रहती है, जो मेरी नॉलेज में, एक आधी को ऊपर नीचे भी हो सकती है। कश्मीरी माइग्रेंट भी है उसमें, पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी हैं इसमें, बाकी हर स्टेट के लोग आए हैं, मतलब आंध्रा से लेके, उड़ीसा से लेके, बंगाल, मद्रास, हर जगह के लोग हैं यहाँ पे, मतलब हर कम्युनिटी है यहाँ पे। यही शायद हमारा एक फायदा और प्लस पॉइंट रहेगा कि सब मिक्स हैं और सारे मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनके काम आता हूँ, वो अपने सुख दुख में मुझे शरीक करते हैं। यही कारण है। एक और चीज़ जो आपके सोशल वर्क से रिलेटेड है, जब आपने शुरुआत करी थी, क्योंकि जो काम आप कर रहे थे, बहुत लोग, शायद जो आपने कहा कि काफ़ी लोग जो अपने रिलेटिव्स थे वो भी डर जाते थे। आपने वो डर का सामना कैसे किया? मतलब हर किसी को शायद डर लगता होगा, क्या आपको डर लगता था जब आपने इस चीज़ को शुरुआत करी थी? क्योंकि मौत ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को पता है कि वो आने वाला है, लेकिन बहुत लोग सोचते नहीं हैं उसके बारे में। तो मुझे नहीं डर लगता। मुझे मुझे मैं तो सबको कहता हूँ कि जिंदों से डरो, वो बड़े खतरनाक है। जो चले गए उनसे क्या डरना, वो तो भगवान के घर चले गए। मैं तो 100 बार ऐसा हुआ कि चल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तकरीबन 300 साल से 30 ईयर से मैं एम्बुलेंस में चलता हूँ, इसीलिए मुझे लोग एम्बुलेंस मैन भी कहते हैं। तो मैं चलते चलते कोई बंदा गिरा पड़ा है या मरा पड़ा है, मैं उठा लेता हूँ उसको, उठा के स्ट्रेचर में डाल के हॉस्पिटल ले जाता हूँ।
वो 30 साल में 100 बंदे तो बचाए होंगे मैंने। लोगों ने मृत घोषित कर दिया, बिल्कुल मृत घोषित कर दिया, मैं ले गया, बच गया। वो एफर्ट्स काम आएगा तो मुझे डर नहीं लगता। कोई भी बंदा पड़ा होगा फट से जाकर उठा लूंगा उसका, 1 सेकंड के अंदर उठा लूंगा उसको, दूसरा पल नहीं लगाऊंगा मैं। और मुझे लगता है कि आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली भी बन गई होगी आपकी। वो लोग बहुत सारे, मैंने आपके भी इंटरव्यूज़ में देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको दूसरे लोग ये कह रहे थे कि वो मर गए हैं, लेकिन आपने उनको फिर हॉस्पिटल ले जा करके आपने उनको। हाँ, मेरे इलेक्ट्रिशियन है एक, मेरी कॉलोनी नहीं, मैं जागरण में गया तो मैंने कहा लाइटें क्यों बंद है? कहने लगे कि बबला मर गया। मैं कहा क्यों, कैसे? कहने लगे जो जनरेटर की नंगी तार पे पैर आ गया, डेथ हो गई है। मैं कहा है? कहते वो पड़ा। मैंने जाके उसकी पल्स चेक करी, पल्स थी उसकी। मैंने फटाफट एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल ले गए जीटीबी। डॉक्टर मुझे कहने लगे आप डेड बॉडी ले आए हो। मैंने कहा आप ईसीजी करिए मेरे सामने। ईसीजी करी, जिंदा था। घर वालों को मुझे फ़ोन आया कि उनका पोस्टमार्टम मत होने देना। मैंने कहा बेटा वो जिंदा है, ले जाओ आके। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण है मेरे पास, बहुत उदाहरण। तो वो लोग आज मतलब शायद आपके लिए कुछ सोल्जर्स होंगे जो आप आज आते खुल होंगे, के आपके मिलते खुल के होंगे। बहुत सपोर्ट कर रहा है वो। और आगे आप लाइफ में क्या आपका कोई ऐसा गोल है जिसके बारे में ऑन ए लार्जर स्केल जो आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे? सच बताऊं तो मैं तो पद्मश्री के बाद मुझे लगता था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और मैं सेटिस्फाई था। मुझे कई लोगों ने पूछा कि अब आप आगे क्या चाहते हैं, कि आपके जीवन का सबसे सुखद पल क्या है? तो मैं कहता था देखो जी, मैं पद्मश्री मिल गया, मैं तिरंगे में जाऊंगा, इससे बड़ी और क्या बात है। राजकीय शोक होगा, सरकार मेरा संस्कार करेगी, मुझे बहुत अच्छा, इससे बड़ा मौका कहाँ मिलता है फिर, कि मैं राष्ट्रीय ध्वज में जा रहा हूँ। मेरा जीवन उसी में खुश था, लेकिन अब ये मौका मिला है, शायद ईश्वर कुछ और चाहता है कि मैं और बड़ा काम करूं, और मैं करूंगा। क्योंकि पीछे जब मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक कोर ग्रुप में मेंबर बना, एनजीओस के, तो मैंने एक रूल पास करवाया चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी से, चेयरमैन से, कि जितने हॉस्पिटल हैं डेथ होने के बाद डेड बॉडी नहीं देते, कि पैसे लाइए पहले। हम जिनके घर में पैसे नहीं है वो बेचारे रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, 6-6 दिन बॉडी पड़ी रहती थी। तो एनएचआरसी ने रूल पास कर दिया कि कोई भी हॉस्पिटल, कितना भी बड़ा बिल हो, डेड बॉडी नहीं रोक सकते, अंडरटेकिंग लेंगे, बॉडी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े काम मेरे दिमाग में हैं कि कल को मुझे परमात्मा शक्ति देता है, मौका देता है, तो मैं करूँगा। मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज अच्छे अच्छे हैं। और इतना आपका हेक्टिक शेड्यूल अभी है और आपने पिछले 30 सालों में भी आपने सिर्फ लोगों के बारे में सोचा। आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? सच बताऊँ मैं आपको, हम लोग ना, कई लोग अपने बच्चों में खुश रहते हैं, कोई परिवार में खुश रहते हैं, कोई बिजनेस में खुश रहते हैं, कोई घूमने में खुश रहते हैं। मेरा ना जीवन यही बन चुका है, घर, शमशान, एम्बुलेंस, 3 चीजें मेरे जीवन में है। इससे आगे मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। जो खुशी मुझे ये मिलती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मंदिर गुरुद्वारे जाके लोगों में ना एक प्रकार से प्राउड आ जाता है कि आज तुम गुरुद्वारे हो आए, मंदिर हो आए, हमारा भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब शमशान जाते हैं ना, उस समय लगता है क्या ले जाना है साथ, यही ले जाना है। वो जो 2 मिनट शमशान के हैं ना, वो इंसान के जीवन को बदल देते हैं। इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य एक ही है कि सेवा सेवा सेवा, जरूरतमंदों की सेवा। और हमने देखा कि कोविड में आपने काफ़ी लोगों का आपने हेल्प किया है। कुछ ऐसी कहानियाँ हम जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी क्रेज़ी टेल्स जो आपको हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उस समय अपने भाग्य थे सारे, हुँ। अच्छे लोग भी सामने आए, बुरे लोग भी सामने आए। अच्छे सामने आए तो कोई प्रवासियों को खाना खिला रहा था, कोई दवाई दे रहा था। जैसे हम शमशान पे बैठे थे, हमारे ड्राइवर काम कर रहे थे, एम्बुलेंस, शव वाहन सब चल रहा था।
लेकिन बुरों ने कितना बड़ा काम किया कि 2000 का इंजेक्शन 2 लाख का बेचा। ये भी तो हुआ दिल्ली में। 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बिका। सबसे ज्यादा मजे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लिए, जिस बीमारी का इलाज नहीं, 25 लाख 30 लाख का बिल। ये बहुत बड़ा कहर था। पर लोगों को शिक्षा उस समय तो आई, बाद में फिर वैसे हो जाते हैं, शादी पे करोड़ रुपए लगा देंगे। मैं सबको कहता हूँ कि आज हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थलों में, क्लबों में बिस्तरे रखने की जरूरत नहीं है, बर्तन रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको कंसंट्रेटर रखने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रखने चाहिए, एम्बुलेंस बनानी चाहिए, जो हर घर की नीड है। ब्लड डोनेशन बैंक बनाइए, ब्लड बैंक बनाइए। आज पैसे लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं सबको एक ही बात करता हूँ कि आपको मानवता के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, दूसरे पे डिपेंड करना। हम कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, पर पड़ोसी के घर में कुर्बानी देनी पड़ती है, हमारे घर क्यों ना पैदा हो। और मेरा ये मिशन है। मुझे खुशी है कि मुझे देखा कि दिल्ली में कई एम्बुलेंस सर्विस चली। मैं चाहता हूं कि हर कॉलोनी में एक शंटी हो और वो ये काम करे, लोगों को प्रशासन की तरफ आंख उठा के देखने ना पड़े कि मेरी सोच कहती है। और अभी 3-4 दिन हुए, एक बहन जी का फोन आया सुबह 3:30 बजे। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगे, मैं अपना नाम बताया उन्होंने। कहते आप मेरे को पहचानते नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटे की डेथ हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल में कोविड में। मैं भी कोरोना में थी, मैं उसको लेके आई थी आपके शमशान घाट में। आपने मुझे कहा था बैठ जाओ, सारा संस्कार आपने किया, अस्थियां आपने उठाई, पिता का रोल भी अदा किया, भाई का भी किया। तो अभी मैं रात को 3 बजे, नींद तो आती नहीं, मेरा बेटा चला गया है, फेसबुक देख रही थी तो मैंने देखा कि आप चुनाव में खड़े हुए हैं। तो कहने लगी मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि जितनी भी रूह हैं जो आपके शमशान घाट में 5,000 के करीब रूह थे, वो सारी आपको वोट डाल के जाएंगे। लेकिन एक बहन हमारे लिए ऐसा सोच रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों के सेंटिमेंट्स मेरे से जुड़ गए। और एक मैसेज जो आप यूथ या जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनके साथ आप शेयर करना चाहें, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है कि भैया बहुत पैसा लग गया धार्मिक स्थलों पे, सामाजिक काम पे करो लगाओ। आप किसी की तरफ मुंह उठा के क्यों देखें लोग? हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था बनाओ, एम्बुलेंस बनाओ, शववाहन बनाओ, मोर्ची बॉक्स बनाओ, ताकि लोगों को किसी की इंतजार ना करनी पड़े। जहाँ जहाँ हो सके शंटी पैदा करो। और जब कोविड का टाइम था, वो बहुत टफ टाइम था, उस टाइम आपकी फैमिली क्या डरती थी कि आप इतने कोविड वाले टाइम में, जिस टाइम लोग हर घर में कोई ना कोई इन्फेक्टेड था, आपकी फैमिली का क्या टेक था उस टाइम? बहुत कोऑपरेट किया है। मेरे बेटा तो साथ ही होते थे तकरीबन। मिसेज हमारी रोटियां बना बना के शमशान घाट बेचती थी। मैं डेली वापस नहीं आता था, मैं एक बार तो 21 दिन नहीं आया, मैं अंदर ही एम्बुलेंस में लेट जाता था। और घर में इसलिए नहीं आता था कि जहाँ मैं रहता हूँ मेरा टॉप फ्लोर है, नीचे के 3 फ्लोर वाले ना कहें कि इस शमशान से रो जाता है। उसमें लोगों में डर बड़ा था। मेरे ड्राइवरों ने, मेरे शमशान घाट में काम करने वाले कर्मियों ने बहुत काम किया। 4-4 दिन आंख नहीं झपकी उन्होंने, लेकिन मजा आया काम करके। आपने जितना सोशल वर्क अभी तक किया है, अभी कोविड में या कोविड से पहले, जो गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया है? सच बताऊं तो हमने आज तक 30 साल में ना दिल्ली सरकार ना भारत सरकार किसी से को फंड नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी किरत कमाई से, मेहनत से जो हम करते हैं, मैं, मेरे दोस्त, मेरे कुछ मेंबर्स, उसका अपना एक मजा है। और कोविड जैसे भयानक समय में भी हमने कोई प्रशासनिक मदद नहीं ली, उल्टा प्रशासन ने हमारी मदद ली, क्योंकि उस समय 8-9 हमारे पास एम्बुलेंस है, या अब 32 है हमारे पास। लेकिन लोगों ने मदद की, जैसे किसी ने एम्बुलेंस भेज दी हमें, अक्षय कुमार जी ने एम्बुलेंस भेजी 2 फिल्म इंडस्ट्री से।
अच्छी अच्छी कंपनी है, बजाज एलियंस, टेक महिंद्रा, स्लीप वेल कंपनी, मेट्रो वेस्ट, इन लोगों ने हमें एम्बुलेंसेस भेजी। और लोगों ने, किसी ने पीपी किटें भेजी, किसी ने लकड़ी के पैसे दिए। ये सारी चीज़ें लोगों ने दी, हमने सरकार से कोई मदद नहीं ली। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कोई। आज तक हमारे पास पार्किंग भी जो है एम्बुलेंस की है, उसका हम किराया देते हैं डीडीओ को, हमें एक प्लॉट तक नहीं दे सकी सरकार। इतनी एम्बुलेंसेस है और हम किराए की जगह में बैठे हैं। तो मुझे लगता है हम अपनी किरत कमाई से कर रहे हैं, उसी में बड़ा बरकत है। और जैसे आपने बोला कि काफ़ी सारे फाउंडेशंस ने आपको हेल्प किया है इस चीज़ में। जो लोग आपके पास आते हैं, जैसे जिन बॉडीज़ को किसी ने कभी क्लेम नहीं किया है वो आते हैं, तो क्या आप नॉर्मल लोगों का भी क्रेमेशन करते हैं या किस तरीके से रहता है, या ओनली फॉर दोज बॉडीज़ हु आर नॉट बीन क्लेम्ड? एक तो उसमें ऐसा है, लोग ऐसा है, मतलब पैसे नहीं है उनके पास। अब कोई रिक्शा वाला बेचारा, उसके बच्चे हैं, रिक्शे वाले की डेथ हो गई, अब बच्चों के कहाँ से पैसे लाएंगे? रिक्शा किराए का है, 8-10 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे वो? एक तो वो केस होता है। एक पुलिस जो बॉडी उठाती है, सर्दी में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, वो 72 घंटे तक रखते हैं। जब कोई बॉडी मिलती है पुलिस को, हमारी एम्बुलेंस जाती है, उनको उठा के मोर्ची छोड़ती है, 72 आवर्स वो वहाँ रखेंगे, अखबार में निकालेंगे, जो भी प्रोसेस है उनका, फिर 72 घंटे के बाद फिर बॉडी हमें दे देते हैं कि चला दो अब। ये सिस्टम बन चुका है हमारा। मतलब एक तो लोगों के परिवार वाले हैं पर पैसे नहीं है, एक जिसका कोई नहीं है उसको हम लावारिस नहीं होने देते, उसके वारिस हम बन जाते हैं, उसका संस्कार हम करते हैं। तो हजारों में संख्या चली गई है। आपने इस पूरे काम को अपने पिछले 30 साल से आप कर रहे हैं, उसमें दिल्ली पुलिस का कितना हेल्प है? और क्या ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आपने बोला कि मैं हॉस्पिटल ले गया और मेरे ऊपर भी मतलब केसेस भी हो सकते थे, तो क्या कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई जिसमें आपको लगा कि दिल्ली पुलिस की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि जब भी कोई लावारिस बॉडी मिलती है तो दिल्ली पुलिस उसको उठाती है, पहले हॉस्पिटल लेके जाती है, और अगर हॉस्पिटल मृत घोषित कर दिया फिर उसे मोर्चरी लेके जाएगी, फिर 72 घंटे बाद फिर बॉडी लेंगे पोस्टमार्टम करा के, फिर संस्कार कराएंगे। तो दिल्ली पुलिस की तो बड़ी मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सेवा कर रही है, कोविड में भी दिल्ली पुलिस ने बहुत सेवा की है, काफी लोग पुलिस के मरे भी हैं, शहीद भी हुए हैं। वो तो कोऑपरेशन है दिल्ली पुलिस से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके काम में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है? जी, आप जो काम कर रहे हैं क्या उसमें पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया है आपको? नहीं, पुलिस की तो हम सपोर्ट करते हैं, उनको गाड़ी हम देते हैं, अच्छा। वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए देता हूँ मैं उनको। लेकिन जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोरोना के समय जब इन्होंने डेड बॉडीज नहीं दी, किसी का 10 लाख 20 लाख 30 लाख बिल बाकी कर दिया, जिस बीमारी का इलाज नहीं है, तो मैंने लड़ लड़ के लोगों को बॉडियां दिलाई, बहुत कुछ हुआ। मेरे पे 11 केस रजिस्टर्ड हुए उस समय, हर हॉस्पिटल ने मेरे पे केस कर दिया है कि इन्होंने जबरदस्ती की है, गुंडागर्दी की है, डेड बॉडी ले जाने में। करी है भाई, अच्छे काम के लिए किया, मैं परवाह नहीं करता इन बातों की, सेवा करनी है तो करनी है। आज इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ आए एंड थैंक यू सो मच। वी विश दैट कि अपकमिंग इलेक्शंस में आप जीत कर आए और हम हमारा आपके साथ जो हमारा नेक्स्ट इलेक्शन का पॉडकास्ट हो वो आपके जीतने के बाद हो, एंड वी विश यू ऑल द लक। और सिर्फ पॉलिटिकल जर्नी में नहीं, आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा मिशन है जो शायद ये इन सब चीज़ों से भी काफ़ी बड़ा है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द। मैं तो सुनने वालों को ये कहूंगा कि मेरा शादरा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये पुराना शादरा कहते हैं इसको, जिसमें भोलानाथ नगर, बिहारी कॉलोनी से लेकर विवेक विहार तक, झीलमिल कॉलोनी और सारा दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी है। अगर आपका कोई जानकार वहाँ रहते हैं, आप उनको बोलिए कि शंटी जी का साथ दें, झाड़ू का बटन दबाएं। झाड़ू तो पूजनीय चीज़ है, लोग दिवाली में पूजते हैं उसको, और झाड़ू ने कोविड में कितना काम किया है। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे तो शूरवीर योद्धा सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आके सफाई करते थे उस झाड़ू के साथ। तो चुनाव चिन्ह ऐसा है कि गरीब के घर भी है, अमीर के घर भी है, करोड़पति के घर भी झाड़ू है। तो मैं पॉडकास्ट सुनने वालों को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके जानकर कोई शादरा क्षेत्र में रहते हो तो अपने भाई जितेंद्र सिंह शंटी की मदद करें। थैंक यू। धन्यवाद। जय